Welcome students. Today we are going to do lesson 13, The Man Who Planted Trees, from your book Blossoms. Okay. So now let us start. About 40 years ago, I went on a long hike through hills absolutely unknown to tourists in that very old region where the Alps penetrate into Provence. It consisted of barren and monotonous lands. Nothing grew there except wild lavender. Now, this story, ये वाला जो कहानी है, ये जॉन जियानो द्वारा लिखा गया है. और देखो, ये लेखक जो है 1895 में इनका जन्म हुआ था और 1970 में इनका मृत्यु. और ये एक फ्रेंच ऑथर थे जिन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी थी. मोस्टली वहाँ का एक जगह है जिसको प्रोविंस रीजन ऑफ फ्रांस कहा जाता है. उस जगह पे रिलेटेड कहानियाँ उन्होंने बहुत सारी लिखी हैं. His most noted works are The Horseman on the Roof, Two Riders of the Storm, etc. ये इनके जाने माने लेखनियों में से हैं. The present text is adapted from his famous work of the same name, which has been translated into English by Peter Doyle. और ये उन्होंने फ्रेंच में ही लिखा था, लेकिन इसको जहाँ से लिया गया है, मतलब तुम्हारा इस कहानी को जहाँ जिस किताब से वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं पीटर डॉयल ने. ओके, सो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 40 साल पहले मैं एक लंबे हाइक यानी देखो क्या दिया गया है, देखते हैं. हाइक यानी बहुत लंबी रास्ते जो है चलते जाना. देखो इस तरह से लोग अकेले भी हाइक में जाते हैं, ग्रुप बना के भी जाते हैं. अपने सामान जो है रुकसक में पीठ में रहता है, हाथ में लाठी रहती है, चलते रहते हैं. और रात होती है तो कैंप डालते हैं और फिर सुबह होती है तो फिर चलते रहते हैं, इस तरह से. ठीक है. और पेनेट्रेट का मतलब देखो किसी एक जगह के किसी जगह के भीतर में घुस जाना. और प्रोविंस मतलब देखो साउथ ईस्टर्न फ्रांस का एक जगह. ठीक है, उसका नाम. तो यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं कि 40 साल पूर्व जो है मैं एक लंबे हाइक में गया था, यानी उस तरह का जर्नी हिल्स जहाँ पे एब्सोल्युटली अननोन टू टूरिस्ट. यहाँ पे टूरिस्ट लोगों का भीड़ बिल्कुल नहीं होता है और ऐसे जगह में हम गए थे. और ये वही जगह है जहाँ पे आल्प्स जो है प्रोविंस के अंदर घुसा हुआ था, मतलब घुस चुका था. और ये जगह में बैरन, बंजर और मोनोटोनस, माने एक जैसा, यहाँ बंजर वहाँ आबादी, ऐसा नहीं. एकदम लंबे छोर से एकदम बंजर और इस तरह से एक जमीन. और यहाँ पे कुछ मतलब पेड़ पौधा कुछ नहीं ग्रीव करता था, खाली कुछ वाइल्ड लैवेंडर ग्रीव करते थे. I was crossing this country at its widest part, and after walking for 3 days, I found myself in the most complete desolation. मैं इस कंट्री का सबसे चौड़ा हिस्सा जो है मैं उसको क्रॉस कर रहा था और 3 दिन चलने के बाद मैं अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पाया जहाँ पे कोई नहीं है, कंप्लीट डेजोलेशन. और देखो डेजोलेशन का माने यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो लोनलीनेस, अकेला. मैंने पहले ही कहा कोई नहीं है, कंप्लीट डेजोलेशन. आई वॉज कैंप्ड नेक्स्ट टू एन अबंडेंट विलेज. और वो मतलब जहाँ पे उनका वो कैंप अपना लगाए थे वहाँ पे एक अबंडेंट विलेज यानी एक गांव था, जिस गांव के लोगों ने बहुत साल पहले ही त्याग करके चले गए थे. आई हैड यूज्ड द लास्ट ऑफ माई वाटर द डे बिफोर. एक दिन हो चुका था, वो अपना पानी खत्म कर चुके थे. एंड आई नीडेड टू फाइंड मोर. उनको पानी की तलाश थी. These ruined houses of the village made me think that there must at one time have been a spring or a well there. और ये एक गांव था. हाँ, ये त्याग किया हुआ गांव था, लेकिन था तो कभी ना कभी एक गांव. और ये इस गांव के इतने सारे मतलब टूटे फूटे घर, इनको मतलब लेखक को ये मतलब ये वो सोचे इन घरों को देखकर कि कभी ना कभी यहाँ पे कोई झरना या कोई मतलब कुआं वगैरह कुछ तो रहा होगा, क्योंकि पानी के सोर्स के बिना तो गांव नहीं होती है. There was indeed a spring, but it was dry. All life had disappeared. और उनको एक झरने का मिला, मतलब निशानी मिला, लेकिन झरना और नहीं था, वो सूख चुका था.
It was a beautiful June day with plenty of sun, but on these shelterless lands high up in the sky, the wind whistled continually. दिन अच्छा था, जून महीना था, बहुत सारा सूरज का रोशनी था, लेकिन ऐसे जगह में जहाँ पे कोई घर नहीं, कोई छांव नहीं, कुछ नहीं, तो वहाँ पे जैसे हवा जो है आवाज दे दे के बह रही थी। ठीक है, व्हिसल बहुत जोर से अगर खाली जगह से हवा जाती है ना तो व्हिसल के जैसा आवाज होती है। इट्स साउंड वॉज लाइक दैट ऑफ अ वाइल्ड बीस्ट डिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग इट्स मील। और ये हवा का ये मतलब गरजना सुन के ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई खूंखार जानवर को खाते वक्त कोई डिस्टर्ब कर दिया हो, तो वो जैसा आवाज निकालेगा वैसा। आई हैड टू मूव माई कैंप आफ्टर 5 hours ऑफ वॉकिंग। ये अपना कैंप हटा लिए और 5 घंटा चलते रहे, लेकिन फिर भी आई स्टिल हैडंट फाउंड वाटर एंड नथिंग गेव मी होप ऑफ फाइंडिंग एनी। लेकिन इनको कोई पानी मिला नहीं और ऐसा कोई आशा भी नहीं है कि थोड़ा देर में कुछ मिले पानी वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर इसका यूनिट 1 जो है ख़त्म होता है। हम लोग आज का वीडियो यूनिट 1 है। नेक्स्ट वीडियो जो कि बहुत जल्द आएगा, हम यूनिट 2 कंटिन्यू करेंगे। तो इसलिए मेरे स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि तुम लोगों को वीडियो अपलोड होते ही तुरंत मिल जाए। और तब तक देखो हम एक्टिविटी 1 करते हैं। टिक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। द नैरेटर वॉज स्पीकिंग ऑफ हिज एक्सपीरियंस ऑफ 40 years अगो, 40 साल पूर्व। ठीक है, the land could produce only wild lavender. The village where he was camped was inhabited by none. कोई नहीं था, क्योंकि villagers बहुत साल पहले त्याग करके चले गए थे गांव को। Animals तो कोई था ही नहीं, तो none. The sound of the wind is compared to a wild beast. Okay. Now see activity 2. Arrange the following sentences in correct order and put the numbers in the given boxes. तो देखो क्या है। The narrator had been walking for 3 days. He came across a dry spring. No vegetation grew in the region except wild lavender. The narrator's camp was near an abandoned village. He was in search of water. He lost all hopes of water when his search produced no result after 5 hours. तो देखो इनमें से सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले जो है नो ये वाला थोड़ा देख लेते हैं। नथिंग ग्रू एक्सेप्ट द वाइल्ड लेवेंडर, देखो ये सबसे पहले आया और फिर 3 days वाला बात, तो ये वाला हम लोग पहले करेंगे। नो वेजिटेशन ग्रू इन द रीजन एक्सेप्ट वाइल्ड लेवेंडर। द नैरेटर हैड बीन वॉकिंग फॉर 3 days। इसके बाद देखो क्या करते हैं, आई वॉज कैम्प्ड नेक्स्ट टू एन अबंडेंट विलेज। उसके बाद पानी वाला बात आता है, तो नंबर 3 में यहाँ पे आएगा द नैरेटर्स कैंप वॉज नियर एन अबंडेंट विलेज। उसके बाद आएगा ही वॉज इन सर्च ऑफ वाटर। फिर उसके बाद आएगा ही केम अक्रॉस अ ड्राई स्प्रिंग। और लास्ट में आएगा ही लॉस्ट ऑल होप्स ऑफ वाटर व्हेन हिज सर्च प्रोड्यूस्ड नो रिजल्ट आफ्टर 5 hours. ओके, तो इस तरह से 1, 2 लिख लेना तुम लोग। अच्छा, एक्टिविटी 3, वाई डू यू थिंक द विलेज वॉज अबंडेंट। विलेज अबंडेंट क्यों हुआ? मेरे हिसाब से द विलेज वॉज अबंडेंट बिकॉज द स्प्रिंग हैड ड्राइड अप and no life could actually it is impossible for any form of life to exist without a source of water. तो स्प्रिंग ड्राई हो चुका था बोल के ही विलेज जो है अबंडेंट हो गया था, ये मेरा मानना है। तो ऐसा लिख सकते हैं कि द विलेज वॉज अबंडेंट बिकॉज द स्प्रिंग हैड ड्राइड अप। ओके, सो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लर्न करना, पढ़ना आज हम लोग ने जो पढ़ा, एंड शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी कहो कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर्स देख के मुझे भी एनर्जी मिलता है, मुझे और भी नए नए चीज़ पढ़ाने का इच्छा होता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। मेरे इस वीडियो को मैं एटलीस्ट 50 लाइक्स देखना चाहती हूँ कि मेरे इस वीडियो को मिले। सो वेरी स्मॉल टारगेट, बहुत छोटा सा टारगेट है ना, खाली 50। सो प्लीज़ लाइक करो और वेट करो मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए, जो कि हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे एंड वो बहुत जल्द आएगा। तब तक गुड बाय स्टूडेंट्स।